हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता है सीईटी एग्जाम्स जो महाराष्ट्र में मेडिकल फील्ड में जाने के लिए लिया जाता है, उसमें 100% में से लेस देन 1% बच्चे 75% के ऊपर मार्क्स ला पाते हैं। तो बोर्ड का टेंशन भी नहीं है, अंडर 1000 लेकर ही आना है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस एग्जाम में 100% में से सिर्फ 0.1% बच्चे ही एग्जाम क्लियर कर पाते हैं और आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हमारे देश के ही बच्चे हमारे ही देश के एग्जाम्स क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे? वेल, जरा इसे देखो। इंडिया टुडे के ये आर्टिकल में ये क्लियरली लिखा है कि इंडिया में आज 80% इंजीनियर्स बेरोजगार है। और हम बात कर रहे हैं इंजीनियर प्रोफेशन की, जो साइंस लेकर चीजों को बना पाते हैं। मतलब ये जो दुनिया तुम देखते हो, ये इंजीनियर्स ने ही बनाया है। ऐसे लोगों का ये हाल चल रहा है। I see your resume, you seem a fresher. I'm really sorry, but we don't hire freshers. और इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में तो ये तक बताया है कि त्रिपुरा में 844 डॉक्टर्स की वैकेंसी है, मतलब जरूरत है जॉब की, पोजीशंस खाली है और वहीं पर 400 से ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। आखिर ऐसा क्यों? वेल, एंड यू वांट टू नो व्हाट्स द फैक्ट? क्योंकि उन्हें कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जॉब देने के लिए तैयार ही नहीं है। फ्रेशर को आई एम रियली सॉरी, हम नहीं लेते। And if you are selected, we'll call you. Right? आप जा सकते हैं। आखिर क्यों हर साल 5% ऑफ इंडियन जीडीपी का महंगा खर्चा करने के बाद भी हमारे देश में आज 313 मिलियन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है? और चलो एक बार के लिए तो पढ़ लिख ले भी, लेकिन फिर भी 37% जनता बेरोजगार और बेमतलब का घरों में बैठी हुई है। वेल, क्यों? आखिर हमारे इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे कौन से लूप होल्स हैं, ऐसे क्या क्या कमियां हैं जो इस तरह का माहौल क्रिएट कर रही है? India produces the maximum number of engineers per year. Yet India ranks 60th in the Global Innovation Index. That means no major innovation has happened since independence. सिर्फ आर्यभट्टा इन्वेंटेड जीरो, यही करते रहते हैं। वेल, ये सभी कुछ का जवाब आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में, सो कृपया करके अंत तक बने रहना। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers while my hands were tied to my back by my friends and my parents watched in silence. क्योंकि वीडियो देखने के बाद हम सब मिलकर हमारे और हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाने के पीछे कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले। Let's get on with our today's video titled 6 problems with our school system. Well, क्या आपने ये बात नोटिस की है कि इंडियन कॉलेजेस और स्कूल्स में एजुकेशन मिले या ना मिले, ज्ञान मिले या ना मिले, क्यों मैं उन चीजों में अपना टाइम वेस्ट करता था जो मुझे पढ़ने ही नहीं थे? लेकिन पैसा खर्चा कैसे कराना है, इसका जवाब इनके पास हमेशा होता है। एक डिसेंट स्कूल में पढ़ाई के फीस भरते भरते आम इंसान के जेब में पैसे नहीं बचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के प्रोफेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूट IIM को ही देख लो। एक बहुत ही एवरेज मिड लेवल IIM में आपको 2 लाख रुपए लग जाते हैं हर सेमेस्टर जस्ट पढ़ाई करने के लिए। मतलब अगर पूरे कोर्स के 4 सेमेस्टर्स मिलाए जाए तो टोटल अमाउंट 8 लाख रुपए होता है। लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बाद भी स्टूडेंट को आखिर मिलता क्या है? वही 15-20 हजार वाला जॉब, जिससे ना ही एक मिडिल क्लास वाला घर चल पाता है और ना ही उस एजुकेशन के लिए लिया गया लोन की भरपाई हो पाती है। 2 महीने हो गए इंजीनियरिंग कंप्लीट किए, बेटा वो लोन वाले पैसे भी चुकाने हैं। और ये सिर्फ मैं एक ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि इंडिया में हायर एजुकेशन के नाम पर इसी तरह हर इंस्टीट्यूट पब्लिक को लूटता है। वेल, इसमें वो हर टेक्निकल नॉलेज तो आपको दे दी जाती है, पर कोई आपको फाइनेंस रिलेटेड या मनी से रिलेटेड नॉलेज तो देता ही नहीं है। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है, वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, जिसके लिए एट द एंड ऑफ द डे आप जॉब करने जाते हो, राइट? अपने फैमिली को सर्वाइव कराने के लिए। वेल, क्या आपको पता है फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होने की वजह से लोग कभी भी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है। चलो ये बात ठीक है कि आपको एक जॉब लग गई, पर क्या वो जॉब में से मिलता हुआ इनकम आपके लिए काफी रहेगा? हाँ, ऑब्वियसली आप अपने करियर के ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, बट उसके साथ साथ आपको पैसे इन्वेस्ट भी करने होंगे ताकि आपका पैसे आपको और पैसे कमा के दे सके। क्या इन्वेस्टमेंट को लेकर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ पढ़ाया जाता है? पर क्या आपको यह पता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और इस 1 लाख रुपए को आप किसी 15% रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हो और एवरी मंथ आप इसमें बस 5000 रुपीज ऐड करते हो अपने सैलरी में से, तो 15 से 20 साल बाद जो वैल्यू आएगा वो ये होगा। और अगर आप इसे ऑल लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहते हो तो 30 से 40 साल बाद जो वैल्यू आएगा वो ये होगा। और अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्यूटी को समझने की कोशिश करो कि ये जो पैसा है, इस पैसे के लिए तो आपने तो वर्क नहीं किया है, क्योंकि आप तो अपना रेगुलर जॉब कर रहे हो और आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हो, बट यहाँ पर आपका पैसा आपको और पैसा कमा के दे रहा है।
दिस इज इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली आज के एजुकेशन सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट तो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता है, इसको छुआ तक नहीं जाता। और इन्वेस्टमेंट से लेकर ऐसे हजारों कॉन्सेप्ट है। एक और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। आप इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगहों पे कर सकते हो, जैसे शेयर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इक्विटी हो गया, या क्रिप्टो करेंसीज में। लेकिन आजकल क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बहुत ही हॉट चल रहा है। मतलब ये मार्केट काफी वॉलेटाइल है। इसका मतलब आपको एक अच्छा रिटर्न एक मंथ में भी मिल सकता है, और हाँ, वो अमाउंट नीचे भी जा सकता है। तो आपके पास उतनी होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उस टाइम पे अमाउंट को विड्रॉ ना कर लो डर के। क्रिप्टो करेंसीज में आप बिटकॉइन का ये ग्राफ देख सकते हो कि साल प्रति साल इसमें क्या ग्रोथ मिली है। मतलब बिटकॉइन जब भारत में पॉपुलर होना शुरू हुआ था तो इसकी वैल्यू सिर्फ 2 रुपीस थी, और आज इसकी वैल्यू लाखों में। लाइक इसने ऑलमोस्ट 48 लाख को टच कर दिया था। मतलब 2 रुपए में जिसने खरीदे होंगे 48 लाख वैल्यू, उसका पैसा कितना ग्रो हो पाया। और ठीक यहीं पर आता है इंडिया का नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ऐप कॉइनस्विच कुबेर। इस ऐप में अगर आप बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको पूरा एक बिटकॉइन खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो अभी लैक्स में। पर आप इसमें सिर्फ 100 रुपीस में भी बिटकॉइन का कुछ पार्ट खरीद सकते हो, जिस पर इन्वेस्ट करके आप आगे ऑप्टिमिस्टिक रिटर्न्स के लिए वेट कर सकते हो। और इसमें सिर्फ बिटकॉइंस ही नहीं है, बल्कि उसके साथ 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है। और इसका मतलब टोटली आपकी मर्जी, आपको जिसमें इन्वेस्ट करना है आप इजीली कर सकते हो। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेंगे पूरे 50 रुपए के वर्थ के बिटकॉइंस फ्री। और हाँ, एक सबसे मेन बात, ये ऐप बिल्कुल ही जेन्युइन है। इसमें केवाईसी भी होता है, जो सिर्फ जेन्युइन ऐप्स में ही होता है। और इसके साथ आपको इंस्टेंट डिपॉजिट मिलता है। मतलब जितना भी पैसा आपने अर्न किया वो डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हो। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग में बहुत ही नए हो तो कोई बात नहीं, इनका यूट्यूब चैनल भी है जहां पर ये आपको ट्रेडिंग सिखाते हैं और क्रिप्टो करेंसी की रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, ताकि आप बेहतर डिसीजंस ले सको। सो इनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो अब फ्रेंड्स, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि एक मेन रीजन है कि स्कूल्स हमें मनी के बारे में कभी नहीं सिखाता, इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें कभी नहीं सिखाता। वो हमें ये नहीं सिखाता कि कैसे हमारा पैसा हमें और पैसा बनाने में हेल्प कर सकता है। और ये एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स है, क्योंकि आप जॉब क्यों करते हो? पैसे कमाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो पैसे के बारे में ही नहीं सिखाया जा रहा है। हाँ, ये लोग तो महंगी महंगी फीस रखकर, महंगी महंगी किताबें बेचकर, महंगे महंगे सिलेबसेस डालकर, महंगे महंगे वर्कशॉप चलाकर आपसे पैसे जरूर ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज तो आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा। एंड ऑब्वियसली आपको यह भी पता होगा कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हमेशा अच्छे मार्क्स से काम नहीं होता है, बल्कि इन लोग करप्शन यानी कि पैसे लेके सीट्स वगैरह देना, ये सब में भी इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर अबाउट मेकिंग मनी फॉर द इन्वेस्टर्स एंड फॉर द पॉलिटिशियंस हु सपोर्ट देम पॉलिटिकली। 4 स्कूलों के रिजल्ट आ गए, हमारे पिया का नाम नहीं आया कहीं। एक ऑप्शन है, फॉर्म भर दीजिए ना गरीब कोटा से। आपको गरीब थोड़ी बन जाएंगे, तो बन जाते हैं ना गरीब। अब फ्रेंड्स, ऑब्वियसली हम इसे टोटली जनरलाइज नहीं कर सकते कि ईच एंड एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे ही बना है, बट मोस्ट ऑफ दी ऐसे ही होता है। तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट भी कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा। और अगर डेटा की माने तो 2020 तक इंडिया का एजुकेशन मार्केट पूरा $180 बिलियन का हो चुका है। लेकिन एक आम आदमी इन बड़े बड़े एजुकेशन जायंट्स के सामने बिल्कुल बेबस खड़ा है, ये एक्सपेक्ट कर कि यहां पर पढ़ाई गई चीजें हमारी लाइफ में बहुत काम में आने वाली है, और यहां का डिग्री हमें रियल लाइफ में एक अच्छे से जॉब करने में या लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत काम आने वाला है। एनीवे, ये तो तभी कम होगा जब हम सब कलेक्टिवली ये चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम यानी स्कूल्स और कॉलेजेस में ही रियल पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि लाइफ, इफेक्टिव वर्कशॉप्स, इफेक्टिव सेमिनार्स, इफेक्टिव सेल्फ लर्निंग के जरिए भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। एंड इन लॉट ऑफ केसेस मच बेटर देन द एजुकेशन सिस्टम, जिसमें से भेड़ चालों की तरह सारे लोग जा रहे हैं। यार, पुराने जमाने में तो एजुकेशन सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन फिर भी एक गुरु एक शिष्य को अपने से बेहतर फाइनली बना पाता था, पर्सनल मेंटोरशिप के थ्रू। और इसे ही हम शायद द गुरुकुल सिस्टम कहते थे। सावधान बच्चों, चलो अपनी साइंस की किताब खोलो और शुरू करो मैग्नेटिक फोर्स के डेफिनेशन से। याद करो, ये क्वेश्चन के सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, और याद रहे एक भी वर्ड इधर का उधर ना हो, वरना मैं 0 दूंगी। क्या कभी ऐसे हुआ है कि टीचर ने खुद मैग्नेटिक फोर्सेस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आपके सामने आपको दिखा के उसे एक वर्किंग मॉडल तैयार करके आपको सिखाया हो? या फिर क्या कभी आपके टीचर ने स्पेस के बारे में आपको पढ़ाने से पहले कभी ये बोला हो कि टेक्स्ट बुक गई भाड़ में, चलो शुरू करते हैं कि पृथ्वी का जन्म कहां से हुआ था, कैसे लाइफ एग्जिस्टेंस में आई, और कैसे हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से पॉइंट से फूटकर चारों ओर एक्सपैंड करने लगा?
यार मैं पर्सनली एक साइंस चैनल भी रन करता हूं जिसका नाम है गेट सेट फ्लाई साइंस, एंड आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वहां पर वीडियोस देखते हैं वो बस यही कहते रहते हैं कि साइंस इतना इंटरेस्टिंग था, वो तो मुझे आप जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो उसके बाद ही पता चला, मतलब स्कूल में तो वी यूज्ड टू जस्ट हेट साइंस। एंड वेल आई कैन एग्री विद इट बिकॉज़ स्कूल में मैं भी फिजिक्स और साइंस को टोटली हेट करता था। वेल एंड द रीजन वाज क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी भी कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं देता बल्कि टेक्स्ट बुक पे ध्यान देता है, और टेक्स्ट बुक से बाहर जाना मतलब पाप। एक कदम भी टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये लॉजिक होता है। और वही सेम टेक्स्ट बुक जो लाखों करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं हर साल, साल प्रति साल, भेड़ चाल की तरह बस हर कोई वही सीखते रहता है, और इससे इनोवेशन भी कहां से होगा? जब सब लोग एक ही इंफॉर्मेशन रट रहे हैं तो कैसे कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएगा? लेकिन नहीं, हम जॉब में हम लोगों को हायर करते वक्त हमेशा ये सोचते हैं कि लोग बहुत ही क्रिएटिव हो, बहुत ही इनोवेटिव हो, कुछ नया इन्वेंट करे। कैसे होगा जब एजुकेशन सिस्टम में वही रटाने का काम चल रहा है? जब इनसाइड द बॉक्स ही सोचना सिखाया जा रहा है तो आउट ऑफ द बॉक्स पॉसिबली भी कोई कैसे सोच सकता है? और यहीं पर एग्जैक्टली प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ भी आती है, जैसे कि सीईटी, जेईई, आईएएस। उसमें सब एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे जो कि हमने तो बचपन से पढ़ा ही नहीं, तो उसका जवाब कैसे दे पाएंगे? बच्चा तो बस सिर्फ यही बोलता जाएगा कि ये सवाल तो मुझे बचपन में कभी नहीं पढ़ाया, वरना मां कसम में रट के रखता। और इसीलिए हमने इंट्रो में जो बात की थी कि इतने कम परसेंटेज लोग ये एग्जाम्स को कैसे क्लियर करते हैं, वेल नाउ यू नो द रीजन। वेल बात ये है ना कि टीचर्स जब तक कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना नहीं शुरू करेंगे, करिकुलम को साइड में रखते हुए और पढ़ाने को एक टू वे कॉन्वर्सेशन बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है ना कि टीचर भी बच्चे से कुछ सीख ले। ग्रुप डिस्कशंस को एंकरेज नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को नहीं करेंगे, उनके अंदर की क्यूरियोसिटी को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक उस बच्चे को खुद उस विषय में घंटा इंटरेस्ट आएगा। वेल लेकिन एजुकेशन सिस्टम को इन सब चीजों से क्या मतलब? उनको तो उनके पेचेक्स मिल रहे हैं और मार्केटिंग भी खूब अच्छे से करके रखी है। पूरी दुनिया ये जानती है कि एजुकेशन सिस्टम से ही आपको जॉब मिलता है और आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। और जब तक बच्चे को कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया, टोटल 360 डिग्री कॉन्सेप्ट, तब तक उसे अगर सवाल को थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके पूछ लो, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। और यही एग्जैक्टली उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ होता है। और फिर उसे फैमिली के प्रेशर में दोबारा आकर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बार बार देते रहना पड़ता है, और उस पूरे प्रोसेस में बच्चा कितना डिमोटिवेट होता है इसके बारे में कोई नहीं सोचता। तीसरा पॉइंट, टूटी हुई दीवारें और लटकता हुआ ब्लैक बोर्ड। अब फ्रेंड्स जरा ये वीडियो देखिए। और इनसे मिलिए। एक ही टीचर है यहाँ पे, टीचर की बड़ी कमी है हमारे यहाँ। ये हाल है भारत के लगभग सारे सरकारी स्कूल्स का, जहाँ पर स्कूल्स तो है पर पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं, कंप्यूटर्स तो है लेकिन चलाने के लिए बिजली नहीं, क्लासरूम्स तो है लेकिन बैठने के लिए कुर्सी नहीं, और कहीं पे तो पढ़ाने के लिए ढंग के ब्लैक बोर्ड्स तक नहीं है। और यही वजह है ऐसा थकेला स्कूल देखकर प्राइमरी में ही 10% बच्चे हमेशा के लिए ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये आंकड़ा सेकेंडरी तक पहुंचते पहुंचते 19% में तब्दील हो जाता है। वेल ये सब देखकर अब जरा बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर के बजट की, जहां साल 1986 से यह दावा किया जा रहा है कि टोटल जीडीपी का 6% सरकार एजुकेशन सिस्टम में खर्च करती है। लेकिन कुछ खुफिया रिपोर्ट्स तो यह बताती हैं कि सिर्फ 3.1% ही एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम में खर्च होता है, और बाकी का पैसा कहां जाता है, किसके पास जाता है, क्यों जाता है, किसी को कोई खबर नहीं। अब अगर ये बाकी का 2.99% बहुत ही इफेक्टिवली मेक श्योर करके कि एजुकेशन सिस्टम में ही डाला जा रहा है, गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखेगी, तो बच्चों को अच्छे क्लासरूम्स मिलेंगे, ब्लैक बोर्ड्स मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस मिलेगी, कंप्यूटर्स मिलेंगे, और एजुकेशन एडवांस और इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन नहीं, इस विषय में तो चलता है एटीट्यूड चलता है, और दलाल के टीचर्स जिन्हें निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इंपॉर्टेंट है आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन को निकालना, क्योंकि कोटा सिस्टम के बीच में भारत का एक इक्वल एजुकेशन सिस्टम हासिल करने का सपना हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रहेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि कई केसेस में आरक्षण का सिस्टम असल में फर्जीवाड़ा रहता है? मतलब आरक्षण के नाम पर कितनी पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिशियंस के थ्रू भी और साथ में टीचिंग ऑफिशियल्स के थ्रू भी। प्रॉब्लम नंबर 4, आर्टिस्ट बन के क्या ही नाम कमा लोगे, थोड़ी ना जौन इब्राहिम बन जाओगे। अरे अरे वहां कहाँ रख रहे हो? बच्चों का क्लास वर्क है। तो क्या हुआ, होलकर कभी नहीं रखता था, वो जगह किताबों के लिए है। तो इन्हें कहाँ रखूं? लौटा दो वापस बच्चों को, वैसे भी किस काम के ये। वेल कुछ ऐसा ही हाल है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। यहाँ पर सिर्फ रटाओ मेमोराइजेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। फॉर्मल स्कूल है, तुम्हारा ये सिंगिंग डांसिंग स्टाइल यहाँ नहीं चलेगा। इधर हम बच्चों को तैयार करते हैं लाइफ का रेस के लिए। किड्स हैव टू compete, succeed, make a future। बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाने की फैक्ट्री चलती रहती है, और यहाँ पर आर्ट्स की कोई जगह नहीं। और ये सब हाई पोस्ट ऑफिशियल्स बनने के चक्कर में हमारे बच्चे इस साइलेंसर की तरह बन जाते हैं।
पिछले 32 साल से इन्होंने निरंतर इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार किया। इसका मतलब है चमत्कार पे चमत्कार किया है। उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। बड़ी मस्त लगी थी ना मूवी 3 इडियट्स, पर ये असल में एक कड़वी सच्चाई है। यकीन नहीं होता? वेल, प्रूफ तो आपके सामने है और हमेशा से आपके सामने ही रखा है। मुझे बताओ, टीचर्स म्यूजिक, आर्ट्स, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, ये सबको कितना सीरियसली लेती है? इन सारे पीरियड्स को फालतू समझकर उन पीरियड्स को स्टाफ रूम में गप्पे मारते हुए गुजार देती है। और इसकी वजह से हमारे देश में 10वीं फेल क्रिकेट का भगवान सिर्फ एक ही है, सचिन तेंदुलकर, और बेरोजगार इंजीनियर्स लाखों है। क्या आपको नहीं लगता हमारे स्कूलिंग सिस्टम में जितनी तवज्जो किताबों को दी जाती है, उतनी हॉबीज को भी देनी चाहिए? और जाहिर सी बात है, जो काम करने में बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, उसी काम को तो वो पूरे शिद्दत से कर पाएगा और उसमें कंस्ट्रक्टिव बन पाएगा। और आगे जाके आपको ये भी तो नहीं पता ना कि उसी काम की वजह से वो पॉपुलैरिटी और रोजगारी ही हासिल कर ले। और इसीलिए फ्रेंड्स, इस चीज पर जितना ध्यान बच्चों को देना चाहिए, उतना ही ज्यादा ध्यान उनके माँ बाप को भी देना चाहिए। बस इमेजिन करो कैसी होगी वो दुनिया जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तुम्हें 7वीं या 8वीं से ही डिसाइड करने मिलता है, एक अच्छा खासा जायजा मिलने के बाद उस सब्जेक्ट के बारे में, कि आपको आगे जाके कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, और इवन आप अपनी हॉबीज को चुन सकते हो। आपको डांस पढ़ना और सीखना है तो पढ़ो, म्यूजिक पढ़ना सीखना है तो पढ़ो, आर्ट्स, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, जो पढ़ना है, जो खेलना है, आप कर सकते हो। एंड जस्ट इमेजिन, डिग्री तक आते आते आप उस चीज में कितने प्रोडक्टिव बन गए होगे, आपका स्किल लेवल क्या होगा। और इसी के साथ मैं एक और एडिशन चाहता हूं, जो कि इस एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है, कि स्कूल सिस्टम हमारे स्किल्स पर भी फोकस करेगा, जिस स्किल्स के बल पर हम लिटरली रोजगार ले सकते हैं। स्किल्स जैसे डेयरिंग, बेकरी, मार्केटिंग, कारपेंट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे पहले तो इनमें से किसी एक का सिलेक्ट करना कंपलसरी होना चाहिए और उन्हें प्रॉपर्ली ग्रेड भी किया जाना चाहिए उनके स्किल को। 5वां प्रॉब्लम, बेरोजगारी। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि हमारे कई सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स एक्चुअली में बेरोजगार बैठे हैं इस देश में, जबकि जॉब्स तो अवेलेबल है। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एडमिशन के टाइम पे तो ज्यादातर कॉलेज यही बताते हैं कि उनके कॉलेज में तो 80% लोगों को प्लेसमेंट मिलता है, 90% लोगों को तो जॉब वाला खुद आके बुलाता है। कुछ कॉलेजेस में तो ऐसा भी बोला जाता है। तो फिर ये इतने सारे बच्चे आखिर जा कहां रहे? जब इस बात पर थोड़ी सी तहकीकात हुई और जांच पड़ताल हुई, तो ये पता चला कि ये सारे बच्चों के पास तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं था और इसी वजह से इनका प्लेसमेंट नहीं लग पा रहा था। इंजीनियर्स को बताया जा रहा था पैसा लेके कि भाई देखो, सर्किट ऐसे काम करता है, और देखो सोल्डरिंग करके कैसे 2 सर्किट को कंबाइन किया जाता है, पर प्रैक्टिकली उन्हें ये कर नहीं दिखाया जा रहा था और उन्हें ये ट्राई करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा था, जिसमें उनका एक्सपीरियंस बढ़ते जा सके। और अब अगर बच्चा हाथ ही में इंस्ट्रूमेंट नहीं लेगा तो उसका वो थियोरेटिकल नॉलेज किस काम का आएगा? इट्स एज इक्विवेलेंट एज सेइंग कि मैं तुम्हें स्विमिंग पढ़ने की बुक बताऊंगा और इससे तुम स्विमिंग सीख जाओगे, लेकिन तुम्हें कभी पानी में उतरने नहीं दूंगा। या फिर आप कोई आईटी के स्टूडेंट को ही ले लो कि कॉलेज में बैठ के भाई मजे में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं, और बाहर दुनिया में आकर उन्हें लॉगिन पेज बनाना विद हाई सिक्योरिटी कैसे किया जाता है ये पूछा जाता है। अब बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी तो और क्या बढ़ेगा? मुझे लगता है आप इस जॉब के लायक हैं। फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का हमें वंस एंड फॉर ऑल कोई रामबाण इलाज मिल जाए? इसका सोल्यूशन काफी सिंपल और सरल है। जहां पर बच्चे को सुबह से शाम तक ब्लैक बोर्ड के सामने बिठाकर पढ़ाया जा रहा है, उसी के जगह पे उन्हें लाओ सीधा लैब्स में, बताओ क्या करना है, क्या एक्सपेरिमेंट करना है, कैसे लॉगिन पेज बनाना है और कौन से कंपनी में कैसे काम होते हैं। उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए। आई मीन इट्स दैट हार्ड टू अंडरस्टैंड। बच्चे बुक से प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, प्रोसीजर को पढ़ेंगे, उसे अप्लाई करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आया तो प्रोसीजर फिर से पढ़कर देखेंगे, गलती को फाइंड करेंगे, उसे रेक्टिफाई करेंगे, खुद से सॉल्यूशंस बनाएंगे और ऐसे ही वो लर्न करेंगे। और ऐसे में होगा क्या? वो खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे उनका IQ और उनका थिंकिंग बढ़ेगा। और अब वो एक ट्रूली इंडिपेंडेंट, मैलिएबल स्टूडेंट है, जिन्हें जॉब देने से कोई इनकार नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने सोचा कि यार एजुकेशन सिस्टम में है और तुम लोग तक पहुंचाने चाहिए, ताकि एटलीस्ट तुम लोग ये प्रॉब्लम से अवेयर रहो और इस प्रॉब्लम के अलावा बाहर रियल लाइफ में भी जितना हो सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सको। या एटलीस्ट आपको ये वीडियो से ये लर्निंग मिल सकती है कि अंदर की पढ़ाई तो ठीक है, फिर उसके साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी जितना जल्दी हो सके फोकस करना शुरू कर दो, कि एट द एंड ऑफ द डे दुनिया में वही काम में आने वाला है। और फ्रेंड्स, अपने पैसों को ग्रो करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए CoinSwitch कुबेर ऐप पर रजिस्टर करना मत भूलना। अभी मार्केट ग्रो हो रहा है और आप भी अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो। That's it, friends. अगर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट लाइफ फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो और ऊपर दिया गया बेल आइकन अभी दबा दो, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एंड एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।